तो दोस्तों मैं शिवांशु शर्मा आज आपके साथ नए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ पहले के प्रावधानों पर, जो पहले प्रोविजंस हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर बहुत से राज्य हैं और उन राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। लेकिन दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटरी है और नेशनल कैपिटल है हमारे भारत का, इसके अंतर्गत उपराज्यपाल का प्रावधान किया गया है और उस उपराज्यपाल को कुछ अधिक शक्तियां दी गई हैं, जो कि उसको अलग राज्यों के अन्य राज्यपाल से कुछ अलग पहचान प्रदान करती है। जैसे कि आप जानते हैं, इस पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल 239AA4 क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि यह उपराज्यपाल के बारे में क्या शक्तियां हैं। थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 239AA4 क्या कहता है? यह कहता है कि उपराज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि उपराज्यपाल जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को कराने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जो कि उनकी सहायता करेगी और सलाह देगी। दूसरा, यह सलाह उन मामलों में जहां विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है, यह जो सलाह दी जाएगी उन मामलों में दी जाएगी जहां पर, यानी दिल्ली की जो विधानसभा है, जिन मामलों में कानून बना सकती है उन मामलों में सलाह दी जाएगी। अब बात करते हैं कि किन मामलों में सलाह नहीं दी जा सकती, मतलब कि राज्यपाल के लिए मैंडेटरी नहीं है सलाह लेना। वह है पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, जिसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड कहते हैं। इसके ऊपर उपराज्यपाल जरूरी नहीं है कि विधानसभा यानी मंत्री परिषद से किसी भी प्रकार की सलाह लें। दिल्ली विधान मंत्री परिषद से कोई भी सलाह लेनी मैंडेटरी नहीं है। तीसरा, उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मतभेद के मामले में उपराज्यपाल राष्ट्रपति को निर्णय के लिए संदर्भित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब अगर विधानसभा यानी कि दिल्ली की मंत्री परिषद और जो भी सीएम हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो होंगे, अगर उनके मध्य और उपराज्यपाल के बीच कोई भी टकराव होता है तो उस निर्णय को उपराज्यपाल, दिल्ली का उपराज्यपाल, माननीय राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और उस पे जो भी निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2000 और 2021 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। इस पर चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत बात क्या कही गई है। इसके अंतर्गत पहला टॉप पॉइंट जो है वो प्रावधान क्या है, इसके कुछ विशेष जो कि प्रावधान किए गए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल। विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में निर्दिष्ट सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा। यानी इसको इस तरीके से समझिए, अगर दिल्ली की विधानसभा किसी भी प्रकार का कानून बनाती है और उस कानून के अंतर्गत सरकार शब्द का यूज किया गया है तो उस सरकार शब्द का अर्थ होगा उपराज्यपाल, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहाँ के? दिल्ली के। अगर कोई भी कानून विधानसभा पास करती है या ऐसा कोई कानून जो पहले बनाया जा चुका है जिसके अंतर्गत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ उपराज्यपाल होगा और कोई अर्थ नहीं होगा। उसका अर्थ, सरकार का अर्थ मंत्री परिषद नहीं होगा, उपराज्यपाल ही होगा। अब से कौन से? जो 2021 अमेंडमेंट के अंतर्गत आया है। दूसरा पॉइंट, एलजीवी की विवेकाधीन शक्ति यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया? विधेयक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी विवेकाधीन शक्तियां देता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां पर विधानसभा कानून बना सकती है। इसको इस तरीके से समझिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ऑर्डिनेंस पास करते थे तो उन्हीं विषयों पर पास करते थे जहां पे विधानसभा कानून बना सकती थी, लेकिन वो जो पास किया जाता था, ऑर्डिनेंस जो भी जारी करते थे, उसकी परिस्थिति अलग होती थी। मतलब विधानसभा जब सत्र में ना हो, केवल तभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे, यानी कोई कानून बना सकते थे जब ऑर्डिनेंस के द्वारा। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के द्वारा विधानसभा के सत्र में रहते हुए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह शक्ति दे दी गई है कि विधानसभा
अगर सत्र में है तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार कानून बना सकते हैं, उन विषयों पर भी जिन विषय पर विधानसभा कानून बना सकती है। पहला ऐसा जब ही होता था जब विधानसभा सत्र में नहीं होती थी, और ऐसा वह जब इस परिस्थिति के अनुसार करते थे, इस शक्ति के अनुसार करते थे कि वह एक ऑर्डिनेंस जारी करते थे, तब होता था। लेकिन अब विधानसभा के सत्र में रहते हुए भी ऐसा हो सकता है। तीसरा, आवश्यक रूप से एलजी को एक अवसर प्रदान किया गया। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मंत्री परिषद यानी कि दिल्ली का जो मंत्रिमंडल है द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से पहले एलजी को अपनी राय देने के लिए आवश्यक रूप से एक अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आप पहले जानते हैं, पहले दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य बहुत ही टकराव रहा था, जिससे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें कहा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर विषय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की सलाह ली जाए। लेकिन अब इसके द्वारा ऐसा कर दिया गया अमेंडमेंट के द्वारा कि आवश्यक रूप से एक अवसर दिया जाएगा कि एलजी की राय जानी जाएगी कि उनकी राय है क्या, वो इस कानून पर क्या राय देना चाहते हैं। अगर उनकी राय दोनों के मध्य किसी भी बात पे टकराव होता है तो वो उसको अपने पास राष्ट्रपति के भेजने के लिए उसको अपने पास आरक्षित रख सकते हैं पहले ही। चौथा पॉइंट, प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित संशोधन यह भी कहता है कि विधानसभा राजधानी के दैनिक प्रशासन के मामले पर विचार करने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए स्वयं को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी। यानी दिल्ली की विधानसभा दिल्ली के दैनिक प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार का नियम नहीं बना सकती, जो कि पहले रहा है। माननीय जो भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनके मध्य और उपराज्यपाल के मध्य टकराव रहा है। वो प्रशासन के यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनसे संबंधित जो भी अधिकारी होते थे उनके ट्रांसफर से रिलेटेड इन दोनों के बीच मध्य टकराव रहा था। अब इस बिल के अंदर साफ कर दिया गया है कि दैनिक प्रशासन के मामले पर विचार करने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए स्वयं को सक्षम करने के लिए किसी भी प्रकार का नियम नहीं बना सकते। ये जो 4 पॉइंट थे ये मुख्य पॉइंट थे इस बिल के। इन चारों पॉइंट के अंदर यह बात कही गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा कि तीसरा पॉइंट था कि आवश्यक रूप से एलजी को अवसर प्रदान किया जाए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपराज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक निर्णय भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह जरूरी नहीं है कि जो भी कानून बनाया जा रहा है उन सारे विषयों पर उपराज्यपाल की सलाह ली जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिए कि आप मुख्य मामलों में उपराज्यपाल को इग्नोर कर दें। इस मामले को देखते हुए वर्तमान जो दिल्ली की सरकार है उन्होंने उपराज्यपाल को किसी भी प्रकार से सलाह लेने से एक इग्नोरेंस करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। उसी को देखते हुए ये बिल शायद लाया गया है। इसीलिए तीसरे पॉइंट में कहा गया है आवश्यक रूप से एलजी को एक अवसर प्रदान किया गया, यानी कि अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो आवश्यक रूप से एक निर्णय उपराज्यपाल को दिया जाएगा, जिससे वह उनकी राय जानेंगे और देखेंगे। अगर इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का टकराव होता है तो वो दोनों यह जो कानून होगा उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। उसी तरीके से चौथा पॉइंट है, जो ये 2 पॉइंट है, तीसरा और चौथा, ये दोनों वर्तमान स्थिति को देखते हुए ही अमेंडमेंट किए गए हैं कि प्रशासन से संबंधित मामले, उपराज्यपाल और दिल्ली के जो मंत्रिमंडल हैं उन दोनों के मध्य जो भी मंत्री परिषद थी उन दोनों के मध्य टकराव को देखते हुए ये संशोधन किया गया कि यहाँ के जो सीएम थे वो दिल्ली के, वो ये कहते थे कि हमें भी अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि किसी का ट्रांसफ़र करते हैं तो उपराज्यपाल द्वारा रोक दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर साफ कर दिया गया कि प्रशासनिक दैनिक प्रशासन के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, दिल्ली सरकार अपने आप को सक्षम नहीं बना सकती, कोई कानून नहीं बना सकती। यह चौथे पॉइंट में क्लियर कर दिया गया। हाँ, और आवश्यक रूप से सलाह लेनी पड़ेगी, यह तीसरे पॉइंट में क्लियर कर दिया गया। विवेकाधीन शक्ति जो कि यहाँ बढ़ाई गई हैं, परिस्थिति अनुसार बढ़ाई गई हैं कि पहले भी ये विवेकाधीन शक्ति थी, लेकिन उस समय पर परिस्थिति जब वो अपने ऑर्डिनेंस जारी करते थे, कानून बनाते थे, तो वो परिस्थिति अलग होती थी। और जो वो परिस्थिति अलग होती थी कि वह किसी भी मंत्रिमंडल से किसी प्रकार की सलाह मशवरा नहीं करेंगे। वह 3 विषय होते थे। वह 3 विषय कौन से होते थे? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन 3 के ऊपर अपने विवेकाधीन
शक्ति का प्रयोग करते थे, लेकिन अब भी वो अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेंगे। कब कर सकते हैं? एक सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत भी कर सकते हैं। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत ये कर दिया गया है। सरकार का अर्थ जैसा कि बता दिया गया है, अगर पहले भी कोई कानून है या अभी कोई कानून है जो बनाया जाएगा या भविष्य में कोई बनाया जा रहा है कानून, उसके अंतर्गत अगर सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ, उसका मीनिंग उपराज्यपाल होगा। जैसे कि अगर कोई भी कानून बनाया गया तो उसके अंतर्गत लिखा गया है, उदाहरण के लिए लेते हैं कृषि कानून के, तो कृषि कानून के अंतर्गत लिखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया कृषि और उसके अंतर्गत लिखा गया कि राज्य सरकार द्वारा इस कानून को अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो यानी इसका मतलब हुआ राज्य सरकार, यानी कौन हुई सरकार यहाँ पर? उपराज्यपाल। यानी कि अगर दिल्ली के अंदर ये कानून, अगर कोई ऐसा कानून इंप्लीमेंट होता है तो उपराज्यपाल द्वारा उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसके अंदर मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार से ये कानून लाया गया है, जो कि देखा जाएगा कि अब ये कानून आगे किस प्रकार से कार्य करेगा। ये जो 4 पॉइंट्स हैं मेन, इनके ऊपर हमने चर्चा की है। बाकी अगर इसी से संबंधित कोई भी और जानकारी जो मेरे से छूट गई हो, अगर आपको पता हो या मैंने गलत बताई है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर मेरी वीडियो और अच्छी लगी है और भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर के मेरे चैनल के अंदर देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।